हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं भारत की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी दोस्तों इंडिपेंडेंट डे के आपको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना ही आशा करूंगा दोस्तों, आज़ादी के साथ साथ दोस्तों हम लोग को एक और प्रण भी लेना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन का हर एक पल राष्ट्र के प्रति समर्पण करें और एक भारत को प्राचीन जिस तरीके से हमारी जो उपलब्धियां थी उस तरीके से हम जिस तरीके से प्राचीन भारत में पूरे विश्व गुरु थे, हम उस राष्ट्र का निर्माण फिर से करें और उस राष्ट्र के निर्माण में दोस्तों हमारे हर एक छोटे छोटे योगदान के लिए हम हमेशा अपने लिए तत्पर रहना चाहिए, देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो हम आज से यही प्रण लें और देश के निर्माण में देखो, देश का निर्माण का मतलब दोस्तों क्या होता है। देश का निर्माण दोस्तों एक भूखंड नहीं होता है। ठीक है, देश के मतलब होता है दोस्तों देश में लोगों रहने वाले लोग। देश का मतलब होता है देश की भावनाएं। देश का मतलब होता है देश का मतलब होता है वहाँ के रहने वाले निवासी। ठीक है, देश का मतलब होता है हमारे बगल का पड़ोसी। ठीक है, तो देश कोई एक भूखंड या कोई नहीं है। वैसे तो दोस्तों भूखंड को देख लो दोस्तों, विश्व में बहुत सारे ऐसे भूखंड जो खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, उनको कोई देश का औहदा नहीं प्राप्त है। ठीक है, वो बल्कि एक आधिपत्य स्थापित उपनिवेशिक स्थल कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम वहाँ पे उपभोग की चीज़ें निकालते हैं, हमारे आवश्यकता के अनुसार चीज़ें जो होती हैं वहाँ से ले लेते हैं, अदरवाइज को छोड़ देते हैं। बट हमारे जिस राष्ट्र में हम रहते हैं वहाँ के प्रति हमारी दूसरी भावनाएं रहती हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारा वो राष्ट्र उन्नति करे। उन्नति का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों वहाँ पे हम सोना उगाएं, नहीं। उन्नति का मतलब होता है कि हमारे राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को, जो दोस्तों क्या है, जैसे हमारे भारत में दोस्तों कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सौराष्ट्र से लेकर दोस्तों, ठीक है, पूर्वांचल तक पूरे क्षेत्र में दोस्तों हर एक व्यक्ति को समान अधिकार, समान सम्मान, गरिमा के साथ जीने के लिए, ठीक है, पूरे सारे अवसर प्राप्त हों, है ना। इस तरीके से हमारा ये होता है राष्ट्र उन्नति का मतलब। राष्ट्र उन्नति का मतलब दोस्तों हम प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, अच्छी बात है, हम विश्व प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, अच्छी बात है। बट हमें पहले अपने लोगों के एम्पावरमेंट में, अपने लोगों के अंदर के जो क्वालिटी का है वो उनको निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को जब हम कर पाएंगे, और हम ये तभी कर पाएंगे क्योंकि जब हम खुद से अपने स्तर पर देखो, आजकल लोगों में क्या एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कि लोग अपने में ही मगन रहते हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता है। बट दोस्तों हम समाज के एक अभिन्न हिस्सा हैं, और हम जब तक समाज में देखो क्या है कि महाभारत आप किसी ने अगर पढ़ी हो या गीता में, तो उसमें कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो इंसान स्वयं के लिए जीता है या स्वयं के लिए संघर्ष करता है वो समाज और स्वयं दोनों को हानि पहुंचाता है, और जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है और समाज के लिए संघर्ष करता है वो समाज और स्वयं दोनों को उन्नति की ओर ले जाता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें समाज के लिए जीना है। समाज का मतलब दोस्तों वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के हम अपने समाज में, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके जीवन में जितना ज़्यादा योगदान कर पाएँ, इसका मतलब होगा कि हम राष्ट्र के लिए उतना ज़्यादा योगदान कर रहे हैं, हम राष्ट्र के प्रति उतना ही ज़्यादा समर्पित हैं। ठीक है, हम बातें क्या होता है दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, बट दोस्तों जब बात आती है अपने बगल के पड़ोसी की ही अगर कुछ सहायता करनी हो तो हम पीछे हट जाते हैं। नहीं, हम अगर उनकी सहायता कर रहे हैं तो मतलब यह है कि हम राष्ट्र के लिए अपना दोस्तों योगदान कर रहे हैं। तो राष्ट्र में रहने वाले लोगों के प्रति हम अपनी जितनी दया भाव दिखाएं, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज से आप इतना ही बस सोचे अपने मन में एक ही चीज़ यही करें कि हम दोस्तों राष्ट्र के निर्माण में थोड़ा थोड़ा ही योगदान करेंगे, जितना हम क्षमता है हमारे पास उतना हम योगदान करेंगे और हम राष्ट्र के लिए समर्पित रहेंगे। ठीक है, तो हम चलिए दोस्तों, इतना ज्ञान बहुत है, अब हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक पे दोस्तों। हमारा टॉपिक है दोस्तों, मैं बता दूं, जो भी दोस्तों अगर नए हैं मैं उनको बता दूं दोस्तों कि हमारा दोस्तों टारगेट क्या रहेगा इस साल जो होने वाले यूपी पुलिस वीडियो एवं पेड के पेपर का। ठीक है, तो इनको दोस्तों हम लोग टारगेट करके क्या पढ़ना है दोस्तों, जीएस पढ़ना है। जीएस में दोस्तों हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या है 10 नंबर की हिस्ट्री आने वाली, तो हम लोग दोस्तों 10 नंबर की हिस्ट्री, मैंने बताया आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं दोस्तों आपको 35 नंबर की दोस्तों जीएस आपको कराऊंगा। 35 नंबर का जीएस दोस्तों मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, पेपर होने से पहले तक। तो इस चीज़ को आप लोग आराम से करते रहिए, और जो
मैं दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जो मैं यहाँ पे कराऊंगा आप उसको बस खाली ऐसा शब्द वैसे लिखते चलिएगा, जैसा मैं लिखूं वैसे लिखते चलिएगा। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं, आप जो मैं यहाँ से करा दूं उसके बाद दोस्तों आपको उतना रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको कहीं भी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाए, तो आप उनको भी दोस्तों क्या है सॉल्व करें। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या उसी से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं, कि उससे अदरवाइज। और मैं आपको 100% ये चीज़ कह सकता हूँ कि दोस्तों जितना मैंने सिंधु घाटी सप्ताह पढ़ाया और जो मैं आज पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपको कोई भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इतना अब जाके आप यूपीएससी का क्वेश्चन मत सॉल्व करने लगिए, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी का जो लेवल है और यहाँ का लेवल अलग है। मैं पढ़ा तो उसका भी देता, बट अभी दोस्तों आप इन पेपरों पर टारगेट होकर करिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टेट लेवल के जितने भी पेपर हैं उनको उठाइएगा, एसएससी सीजीएल है जिनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उनको उठाइएगा और सारे पेपर सॉल्व करिएगा। पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पढ़ना देखो, पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते भी दोस्तों क्या होता है, हमें रिवीजन के लिए दोस्तों क्या है PYQ लगाना चाहिए। बार जितना ज़्यादा हम PYQ लगाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। पहले हो सकता है शुरुआत में क्वेश्चन गलत हो, बट बाद में एक दो बार लगाने के बाद हमारे क्वेश्चन क्या होता है, सही होने लगता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड रहते हैं, तो हमें दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और हमें पढ़ने में फिर मजा आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा दोस्तों सिंधु घाटी सप्ताह में क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आज तीसरी क्लास है और आज ये आखिरी भी क्लास है। इसके बाद दोस्तों हम लोग कल दोस्तों वैदिक सभ्यता को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों निश्चिंत होकर बस आप क्लासेस देखें, पूरी वीडियो देखेंगे। और दोस्तों जिनको, और एक चीज़ और मेरी आपसे दोस्तों निवेदन है, जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, पहले देख लें फिर लाइक करके कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसी लगी आपको क्लासेस। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग चलिए शुरू करते हैं बात को। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सप्ताह। अब मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने 2 क्लासेस कराई हैं और मैंने बताया कि दोस्तों सिंधु घाटी सप्ताह में क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, वो मैंने दोस्तों 10 टॉपिक्स आपको बताए थे, स्ट्रक्चर बना के आपको दोस्तों वो पढ़ने थे। ठीक है, तो जिसमें से दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग दोस्तों कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख नगर मिले थे। प्रमुख नगर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको करा रहा था लास्ट में दोस्तों सिंधु घाटी सप्ताह के में दोस्तों कुछ प्रमुख नगर मिले। ठीक है, कुछ प्रमुख नगर मिले हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा रहा था। तो जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सिंधु घाटी सप्ताह में 2000 से ज़्यादा स्थल जो है खोजे जा चुके हैं, मगर और जिनमें से दोस्तों 100 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। ठीक है, 100 स्थलों की खुदाई हो चुकी है और हमने बताया था दोस्तों आपको 100 के 100 स्थल नहीं पढ़ने हैं, आपको दोस्तों सिर्फ 10 स्थल पढ़ने थे। ठीक है, 10 स्थल को दोस्तों बारे में जानना है और उनमें वहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना था। जिनमें से दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में 5 स्थलों के बारे में पढ़ाया है और आज 5 उससे खत्म करेंगे और देन इसके बाद सिंधु घाटी सप्ताह के पतन के पीछे कुछ रीजन के बारे में आपको बता दूंगा और किसने क्या कहा है पतन को लेकर दोस्तों हम वो बात करेंगे। ठीक है, तो 5 नगरों, मैंने 10 आपको नगर बताए थे, तो मैंने दोस्तों आपको 10 नगर जैसे बताऊं मैं आपको, तो पहला मैंने आपको हड़प्पा पढ़ाया था। ठीक है, हड़प्पा मैंने लास्ट क्लास में कराया आपको। सेकंड दोस्तों आपको मैंने मोहनजोदड़ो कराया, मोहनजोदड़ो। तीसरा मैंने आपको दोस्तों चहुंदड़ो कराया। फोर्थ आपको मैंने क्या कराया दोस्तों, लोथल कराया। फिफ्थ आपको मैंने कालीबंगा कराया। लास्ट में दोस्तों मैंने यही खत्म करके, यही कालीबंगा ही पढ़ा के दोस्तों क्लास को खत्म एंड किया था। ठीक है, कालीबंगा पढ़ाया। और 6 मैंने दोस्तों आपको आज को हम लोग को शुरू करना है वो है दोस्तों बनावली। छठा स्थल है 7 दोस्तों धोलावीरा। 8 राखीगढ़ी। 9 जो स्थल है रोपड़ है और 10 दोस्तों नौसारो। ये स्थल, इतने स्थल के बारे में दोस्तों आपको अध्ययन करना है। कहीं से भी आपको बुक्स में अगर पढ़ने को मिले तो इन स्थलों के बारे में आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ें, इनमें कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले इनके बारे में आपको जानना है। बाकी दोस्तों और बहुत सारे स्थल हैं उनके बारे में नहीं पढ़ना है, बस आप एक सरसरी नज़र देखेंगे। और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इन्हीं 10 जो स्थल हैं यहीं से पूछा जाएंगे ज़्यादातर, अगर नगरों में पूछा जाएगा तो, और अगर नहीं तो दोस्तों जो मैंने डायमेंशंस कराए हैं पीछे क्लासेस में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों जो भी नए हैं उनको क्या करना है, उनको पीछे की क्लासेस देखती चलना है। ठीक है, पीछे क्लास देख लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ और आपको पूरी वीडियो देखना है। ठीक है दोस्तों, 5 हो गई है, अब छठी चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं अपने टॉपिक को।
छठा स्थल डालेंगे दोस्तों आप लोग हेडिंग बनावली। जैसा कि सब लोग जानते हैं दोस्तों, जो भी पुराने हैं, हम लोग साथ साथ लिखते चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। और मैं कुछ जो समझाने वाला दोस्तों होता हूँ मित्रों, वो मैं समझाते हुए चलता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बस खाली करते रहें। तो छठा जो स्थल हमने पढ़ा रहा हूँ मैं दोस्तों, आपको आज लिखना है बनावली। क्या है दोस्तों? बनावली, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले जानना है ये कहाँ पर है दोस्तों। तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित, हिसार जिले में सतलज, हिसार जिले में सतलज नदी के किनारे स्थित था। अब था लिख रहा हूं तो अभी नहीं है दोस्तों, अब तो हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, अंदर नीचे लेयर खुदाई करते हैं तो हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, पहले थे है ना, स्थित था। दूसरा दोस्तों इसके उत्खनन करता, जैसे हमने बताया कि दोस्तों उत्खनन करता जरूर याद रखना, क्योंकि दोस्तों आपसे कैसे पूछेगा तो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे सामने दोस्तों क्या करेगा, इधर दे देगा दोस्तों, मान लो कोई स्थल दे देगा, इधर लिख के 4 1 2 3 4 करके ऐसे, ठीक है। और इधर दोस्तों आपको उत्खनन करके के नाम दे देगा और कहेगा इनको मिलान करके बताओ, या मान लो दे देगा तो कहेगा इनमें से कौन से उत्खननकर्ता के सही है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे, इसलिए मैं आपको साथ साथ लिखाते चल रहा हूँ। और दोस्तों आपको मात्र 10 के ही याद रखने जितने मैं लिखा रहा हूँ बस। उत्खननकर्ता इसके कौन है दोस्तों? तो RS बिष्ट। कौन है दोस्तों? RS बिष्ट, ठीक है, RS बिष्ट, ठीक है। अब यहां से कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें तीसरा पॉइंट दोस्तों आप लिखेंगे, यहां से लिखना है दोस्तों, यहां से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? हल। अगर आप लोगों को, जिसने मेरी पिछली क्लास पढ़ी है, तो मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, जो मैं जब आपको कालीबंगा पढ़ा रहा था तो मैंने दोस्तों आपको कालीबंगा में ये बताया था कि वहाँ से दोस्तों क्या हो, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा में। और यहाँ से बनावली से हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों? हम दोस्तों यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि दोस्तों हम जो इस सभ्यता को दोस्तों क्या है कि नगरीय सभ्यता बोलते हैं। और नगरीय सभ्यता का डेवलप होने का मतलब दोस्तों क्या होता है, आर्थिक आधार पर भी उसमें दोस्तों क्या है डेवलपमेंट होगा। दोस्तों क्या है, जैसे कि मान लो हम जब हम पाषाण काल में जीते थे तो हमारे पास क्या था दोस्तों? हमारे पास कृषि नहीं थी, तो हम दोस्तों क्या थे, हम खाद्य संग्राहक के रूप में जीते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम प्रोडक्शन नहीं करते थे, हम कृषि उत्पादन नहीं करते थे, और इसी वजह से हमारे पास संपदा भी नहीं थी। हम रोज क्या होता, जंगलों में मछली मारे, फलों से पेड़ों से फल फूल निकाले, काटे और मैंने खाया, है ना। तो वो सारा कुछ चल रहा था। बट जब नवपाषाण कालीन आता है तो नवपाषाण कालीन में दोस्तों, हालांकि दोस्तों मध्य पाषाण काल में ही कहीं कहीं हमको कृषि के प्रमाण मिलने लगते हैं, है ना। बट दोस्तों क्या है, हम जब नवपाषाण काल में आते हैं दोस्तों, वहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कृषि करने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे स्थायी निवास होने लगता है। स्थायी निवास से दोस्तों क्या हुआ, कृषि होने लगी। कृषि होने से दोस्तों क्या हुआ, पहले तो हम लोग दोस्तों उतना ही कृषि करते थे जितना हमारे लिए जरूरी था। फिर दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे लैंड बढ़ने लगा तो दोस्तों क्या हुआ, अधिशेष होने लगा। यानी कृषि हम लोग जितनी हम लोग की जरूरत थी उससे ज़्यादा उत्पादन करने लगे। जब उससे ज़्यादा उत्पादन करने लगे, वही संपदा हो गई, वही धन हो गया, वही अतिरिक्त जो अधिशेष था ना, वही संपदा में परिवर्तित हो गया। बात समझो यहाँ पे, मैं इतना पीछे आपको ले जा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों समझना है यहाँ पे, वही संपदा दोस्तों जो है, जो अतिरिक्त था, जो अधिशेष उत्पादन था, वही दोस्तों संपदा में परिवर्तन, वही रुपया बना है आज का, कह लो अगर मीन्स बताएं तो वही रुपया है आज का। जो अधिशेष उत्पादन है वही रुपया है आज का, ठीक है। तो उस समय दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता, एक हम नगरीय सभ्यता बोलते हैं, जिसमें हमको नगर के बहुत हर एक विशेषताएं मिलती हैं। तो उसको इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता बनने के पीछे का आधार क्या था। जब इन सब चीज़ों की खोज करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी तो लेके चलेंगे कि यहाँ कृषि किस लेवल की होती थी।
है ना। तो उसका हमको जहाँ जहाँ से जो प्रमाण मिलेगा हम उसको लेके रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो इसी वजह दोस्तों ये सब जरूरी है कि हल, भाई कृषि करते थे तो हम कृषि करेंगे तो क्या हम हाथ से थोड़ी ना जमीन कोड़ देंगे। जमीन कोड़ने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, हल चाहिए, है ना, हल चाहिए। तो दोस्तों हल के इतनी बड़ी सभ्यता है, और दोस्तों वहाँ कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है दोस्तों, तो भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कृषि हो रही होगी, कृषि हो रही होगी तो जाहिर सी बात दोस्तों हमें हल मिलने चाहिए। बट हमें कहीं भी कोई किसी धातु का हल ही नहीं मिल रहा है, तो एक विडंबना है ये हमें। या हो सकता है कि हमें अभी और रिसर्च करने की जरूरत है, हो सकता है हमें आगे चल के भविष्य में सारी चीजें मिल जाएं, अभी नहीं मिली। बट अभी जो चीजें हैं हम उनके अकॉर्डिंग तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे। तो इसी वजह से ये क्या है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये मिट्टी का बना हुआ हल, ये सब चीजें। नहीं दोस्तों, ये हल हमारा इतिहास है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसीलिए दोस्तों इसको हम पढ़ रहे हैं। फिर चौथा इसमें दोस्तों यहाँ से एक चीज और मिला है, यहाँ से एक तांबे का बड़ाग्र मिला है। अभी मैं बताऊंगा बड़ाग्र क्या होता है। यहाँ से एक तांबे का बड़ाग्र प्राप्त हुआ है। अभी बड़ाग्र क्या होता है देखो, बड़ाग्र दोस्तों जिससे आपने महाभारत देखी होगी टीवी में जो, ठीक है। तो महाभारत में दोस्तों जो तीर निकलता था, तीर के आगे दोस्तों क्या, जैसे ये तीर है तो तीर के आगे जो ये ऐसे बना होता था इस तरीके से, इसी को दोस्तों क्या है, बड़ाग्र बोलते हैं, ठीक है। इस तीर के पूरे का जो आगे का जो नुकीला होता है तो उसको बड़ाग्र बोलते हैं। और वहाँ हमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो वनावली है वहाँ से दोस्तों हमें बड़ाग्र मिले हैं। बड़ाग्र मतलब जो तांबे का बना मिला है, दोस्तों उसका आगे का जो भाग है वो तांबे का। अब किस लिए दोस्तों, शिकार करने के लिए दोस्तों, उन्नत किस्म का शिकार करने के लिए दोस्तों ये ऐसा रहा होगा। और हो सकता है कि दोस्तों कि कुछ यहाँ से दोस्तों, हालांकि कुछ राजनीतिक संरचना के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लोग नहीं कह पाते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा अभी हमको उतना प्रमाण नहीं मिलता। तो हो सकता है कि दोस्तों ये युद्ध में भी दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, ठीक है। हमें हालांकि युद्ध जैसे कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी ऐसा युद्ध जैसा प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है शिकार के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब क्या है वो तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं जानते ना अभी, जब तक हमें और इसके बारे में एविडेंस नहीं मिल जाता। तो ये दोस्तों क्या है, इतना हमें ये वनावली के बारे में इतना था, ठीक है। तो वनावली के बारे में दोस्तों क्या, ये हरियाणा के हिसार जिले में सतलज नदी किनारे स्थित था। उत्खननकर्ता आर.एस. बेस्ट हैं। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है, यहाँ से एक तांबे का बड़ाग्र प्राप्त हुआ, ठीक है। ये चार बातें इसके बारे में याद रखना है। फटाफट स्क्रीनशॉट मारें या कुछ भी करें, और मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, ठीक है। ओह सॉरी, एक सेकंड दोस्तों, आप लोग एक सेकंड रुकिएगा, लाइट चली गई तो मैं कुछ ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा क्लियरली आपको दिख रहा होगा, थोड़ा देर एडजस्ट करें, लाइट नहीं आने की वजह से हो गया सारी चीज़ें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं अपनी। तो ये दोस्तों वनावली के बारे में हम लोग कुछ देखें, ठीक है। इसके आगे दोस्तों हम लोग आगे आते हैं। अगला स्थल दोस्तों मैंने क्या बताया, 7वां धोलावीरा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्थल है दोस्तों वो क्या है, धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में मिला है, गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है। तो इसके बारे में पहला लिखना है दोस्तों, यह गुजरात के, आ गई दोस्तों लाइट, एक सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो यह, सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए, तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था, ठीक है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था, ठीक है। और सबसे पहले तो इसके बारे में ये जानना है कि इसका अर्थ क्या होता है। धोलावीरा का दोस्तों अर्थ क्या है, धोलावीरा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे मोहनजोदड़ो का है, कालीबंगा का है, ठीक है। इनके बारे में जानना है कि इसका स्थल क्या, मतलब इनका मतलब क्या होता है। धोलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। धोला मतलब दोस्तों क्या होता है, सफेद, धोला मतलब होता है दोस्तों सफेद, और वीरा मतलब होता है कुआं, ठीक है। तो धोला मतलब सफेद कुआं, सफेद कुआं, ठीक है। तो धोलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। इसमें थर्ड पॉइंट दोस्तों इसके कौन से, उत्खननकर्ता के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले
थर्ड मतलब दोस्तों उत्खनन करता, उत्खनन करता कौन है इसके उत्खनन करता दोस्तों? तो जेपी जोशी यानी दोस्तों जगपति जोशी, जेपी जोशी यानी दोस्तों जगपति जोशी, ठीक है, इसके उत्खनन करता है। तो ये चीज़ आपको पता होगा। 7वां स्थल पढ़ा रहे हैं दोस्तों ये मैं, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। 7वां स्थल है जगपति जोशी, इसके दोस्तों उत्खनन करता है। अब इसके साक्ष्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट साक्ष्य है दोस्तों। अभी मैं इसके बारे में कुछ आपको डिफाइन भी करूंगा। तो पहले यहाँ से जो साक्ष्य मिला है, इसमें दोस्तों चौथा पॉइंट आपको साक्ष्य के रूप में लिखता है, हड़प्पा सभ्यता का लिखना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, एकमात्र यानी इकलौता, एकमात्र स्टेडियम, स्टेडियम दोस्तों क्रीडागार, हम अभी दोनों चीज़ लिख देंगे ब्रैकेट में दोस्तों, लिख देंगे नहीं तो कभी पूछ लिया जाता है। स्टेडियम और दोस्तों क्रीडागार, क्रीडागार, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यहीं से प्राप्त हुआ है, यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्थल दोस्तों स्टेडियम मतलब क्रीडागार स्थल हो सकता है, जैसे आज हमारे यहाँ इकाना स्टेडियम है लखनऊ में, और भी हैं दोस्तों स्टेडियम जो मैच खेलने का हो सकता है। वैसे भी दोस्तों पहले भी हो सकता है कि वहाँ जो पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सभ्यता के जो भारतीय नगर को हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा होती होगी लोगों में, नगरों में कुछ प्रतिस्पर्धा जैसा कुछ रहा होगा, और हो सकता है कि वहाँ जाके लोग खेलते होंगे। जैसे आज है हमारे यहाँ कि पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ पे, कई टीम आती है वहाँ खेलती हैं, और फिर जो जीतता है डिसाइड होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। हो सकता है ऐसा कुछ वहाँ भी रहा होगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ भी रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से हमें स्टेडियम मिला है क्या। नेक्स्ट दोस्तों 5वां दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ, यहाँ से एक साइन बोर्ड। अभी मैं बताता हूँ दोस्तों साइन बोर्ड क्या होता है। साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है दोस्तों। साइन बोर्ड मतलब दोस्तों क्या है, जैसे कि हम लोग रास्ते में जाते हैं। अब ये दोस्तों साइन बोर्ड कैसा है ये नहीं प्रमाणित है, मगर हम आपको 2 एग्जांपल दूंगा, ये 2 हो सकता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग घर जाते हैं किसी के, तो किसी घर जाते हैं तो बाहर वहाँ लिखा होता है ना, IS अजय कुमार सिंह, ठीक है, फलाने पिता स्वर्गीय लिखा होगा, या उनके पिता होंगे कोई तो उनका नाम लिखा होगा। बाहर देखो घर के बाहर बोर्ड लगा होता है। एक तो हो सकता है कि ये इस तरीके का बोर्ड रहा हो जो साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। दूसरा, या तो जैसे आप लोग कभी रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में दोस्तों बोर्ड लगे होते हैं, लिखा होता है कि मान लो जब है ना, लिखा होता है अयोध्या यहाँ से लखनऊ से इतनी दूरी पर है, 80-90 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखा होता है, कहीं हम जा रहे हैं बाराबंकी 100 किलोमीटर है ना लखनऊ से। तो ये दोस्तों क्या है, ये साइन बोर्ड इस तरीके का हो सकता है कि ये साइन बोर्ड इस तरीके का प्राप्त हुआ। अब ये कौन सा था, घर के बाहर लगने वाला साइन बोर्ड था या रोड पे, रोड क्या में पता लगाने वाला बोर्ड? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे लिखी हुई लिपि मिली है और लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, तो हम एग्जैक्टली बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये सड़क पे जो लगने वाला साइन बोर्ड था या दोस्तों घर के बाहर लगने वाला साइन बोर्ड। बहुत बड़े मात्रा में ये बड़ा साइन बोर्ड मिला है, ठीक है। आप कभी दोस्तों क्या है कि गूगल पे सर्च करिएगा साइन बोर्ड, धोलावीरा से प्राप्त साइन बोर्ड को जब सर्च करेंगे तो उस पर दोस्तों लिपि बनी हुई मिलेगी आपको उस फिर लिपि का भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको सर्च जरूर करिएगा एक बार, आपको थोड़ा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो ये साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है वहाँ से। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है एक चीज़ और यहाँ से दोस्तों, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पर नगर 3 भागों में विभाजित था दोस्तों। अब यहाँ जगह थोड़ा नीचे कम है, तो आप लोग दोस्तों मैं ऊपर का मिटाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग साथ साथ तो लिख रहे हैं, मैं ऊपर का मिटाल दे रहा हूँ, ये मैं मिटाल दे रहा हूँ, बाकी यहाँ का लिखा हुआ है। तो 4-5 हो गए थे। छठा स्थल दोस्तों, छठा पॉइंट इसमें क्या लिखना है, यहां से क्या लिखा रहा था मैं, छठा पॉइंट, ठीक है। धोलावीरा में साइन बोर्ड के बाद दोस्तों क्या है, हाँ यहां नगर 3 भागों में, अभी मैं इसको समझा दूंगा, 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। यहां नगर 3 भागों में विभाजित था। अब 3 भाग कौन कौन से थे तो मैं बता देता हूं। किला, अभी मैं और भी समझाऊंगा दोस्तों, किला, मध्यनगर और निचला नगर,
देखो था क्या कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ते हैं तब उसमें दोस्तों क्या था कि सिंधु घाटी की जो नगर थे सामान्यतः दोस्तों दो भागों में बटे थे, है ना, दो भागों में बटे थे। कौन कौन से दो भाग में? एक दोस्तों क्या होता था पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, इस दो भाग में बटे होते थे। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला में दोस्तों समानता क्या होता था, यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते, जैसे शासक वर्ग और जो पुरोहित वर्ग है वो दोस्तों पश्चिमी टीला में रहता था। और ये जो टीला होता था ये दोस्तों हमेशा दुर्ग से घिरा रहता था, ठीक है। और पूर्वी टीला में दोस्तों क्या होता था, निचले वर्ग के लोग, यानी जैसे कृषि है, कृषक है, मजदूर है, शिल्पकार हैं और भी जो तबके के लोग हैं वो यहीं रहते हैं, वो पूर्वी टीला में। और ये क्या होता था दोस्तों, ये निचला टीला इसको बोलते थे। ये ऊंचे, ये टीला ऊंचे पे होता था और ये दोस्तों निचले पे। तो पश्चिमी टीला एवं पूर्वी टीला दो भागों में, बट ये जो है धोलावीरा दोस्तों वो जहाँ इसकी जो खुदाई हुई है तो ये 3 भागों में विभाजित मिला है। और दोस्तों यहाँ पे 3 भाग थे, एक तो किला था, मध्यनगर था, निचला भाग। अब ये नहीं पता है कि इसमें कौन, देखो भाई किला में दोस्तों मान लो शासक वर्ग और वो रहते होंगे पुरोहित, बट मध्यनगर और निचले नगर में किस तरीके डिवीजन था ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो ये बस आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित था, या ऐसे ही लिख लो दोस्तों, यह नगर 3 भागों में विभाजित था, किला, मध्यनगर, निचला नगर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात। चीजें एक एक चीजें समझा दूंगा दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं सिंधु घाटी सभ्यता मैं चाहूं दोस्तों तो 10 घंटे पढ़ा सकता हूं आपको, कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी, ठीक है। बट आपके पेपर की रिक्वायरमेंट इतनी है ही नहीं, तो आप जितना पेपर में पूछा जाए दोस्तों उतना पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए 7वां दोस्तों, इसमें एक पॉइंट लास्ट लिखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको समझाऊंगा अभी। यहां से जल संरक्षित करने के लिए, जल संरक्षित करने के लिए जलाशय का प्रमाण प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है या प्रमाण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब आप उसको समझना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां से जल संरक्षित करने के लिए जलाशय का प्रमाण प्राप्त हुआ है। दोस्तों आज जिस चीज को पूरा विश्व, आज क्या हो रहा है दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने दोस्तों एक प्रोजेक्ट चलाया कैच द रेन। कैच द रेन मतलब दोस्तों क्या है, जो वर्षा का जो पानी है उसको हमें संरक्षित करना है। क्यों संरक्षित करना है, क्योंकि हमारे पास पानी के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो दोस्तों सूखे से दोस्तों, है ना, ग्रसित हैं। और दोस्तों बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो बहुत पहले जहां पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, बट अब धीरे धीरे पानी का रिसोर्स खत्म हो रहा है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने क्या किया है दोस्तों कि उन्होंने कैच द रेन करके एक प्रोजेक्ट चलाया। उसमें दोस्तों क्या करते हैं कि जो वर्षा का पानी है उसको संरक्षित करने के लिए कहते हैं। अब दोस्तों सोचो, आज जिस चीज को पूरा विश्व, और पूरा विश्व भी यही लगा हुआ है, क्योंकि पानी की समस्या दोस्तों, पानी ऐसा लगता है कि 1/3 में दोस्तों क्या है पानी, 3/4 में पानी है और 1/3 में दोस्तों क्या है वो है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास पानी है, बट हम उसको पीने लायक पानी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये दोस्तों इसलिए है कि, और सिंधु घाटी जो पूरा विश्व दोस्तों, सोचो पूरा विश्व दोस्तों जिस बात को आज समझ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय भी समझते थे कि पानी दोस्तों क्या है अनलिमिटेड नहीं है। पानी एक समय के बाद दोस्तों क्या है खत्म हो जाएगा, और उसे हमें दोस्तों क्या करना है, प्रिजर्व करना चाहिए। यानी संरक्षण करने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे आज की, जब आज ही नहीं हमारे यहाँ नेचर में रहा है, हमारे यहाँ प्राचीन काल में भी 4500 पहले ये सभ्यता विकसित हुई थी। अगर हम 2500 BC की मोटी मोटी डेट मान लें तो 4500 साल पहले आज से ये सभ्यता विकसित हो, और तब के लोग ये समझते थे कि पानी को संरक्षित करना चाहिए, पानी की समस्या हो सकती, ठीक है, जो आज हमारे लिए पड़। तो इसीलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो कभी आपको जल संरक्षण पर कभी कुछ लिखना पड़ जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की इस चीज़ को कोट करके अगर आप लिख देते हैं तो दोस्तों सोचिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दोस्तों एग्जाम्पल वो मास्टर के ऊपर कितना अच्छा पड़ेगा, एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो वो समझेगा कि हाँ बच्चा पढ़ के आया। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। लोग इसको क्या होते हैं, अरे हम अन्यथा में लेके चलते हैं। नहीं दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे होते तो आपको इन सब चीज़ों में ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे धोलावीरा के बारे में हो गया। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों 8वां स्थल। आज मुझे 10वें स्थल कराने हैं दोस्तों, तो अब मैं ज़्यादा, ठीक है।
चलिए, इसके बाद दोस्तों हमारा 8वां स्थल होगा, 8वां स्थल धोलावीरा के बाद 8वां स्थल के बाद दोस्तों राखी गढ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी। सबसे पहला दोस्तों इसमें क्या जानना है, यह हरियाणा के जिंद जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसमें सेकंड पॉइंट उत्खनन करता है, इसके कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट उत्खनन करता है उसमें एक। ठीक है, इसके उत्खनन करता जो हैं वो हैं दोस्तों सूरज भान। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भारत में स्थित, ये पहले लिख लो फिर मैं इसको समझाता हूँ। यह भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अब इस बात को समझना है, मैंने लिखा है यह भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, और अगर कभी पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। देखो हमने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो तीन देशों में विकसित फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो जिसमें अफगानिस्तान में उनको 2 स्थल मिले हैं, मुंडीगाग एवं सुरतगोई, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया है। इसके बाद पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब दोस्तों पाकिस्तान में ही है। ठीक है, बट हमें दोस्तों पाकिस्तान और भारत में देखना है, तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का। मगर आप भारत के क्षेत्र में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी। इस चीज़ को याद रखना है, कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको पहली बात तो ये, जब ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। रीजन ये है कि कभी कहीं वो पूछ ले कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन, तो राखी गढ़ी, और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित सबसे बड़ा नगर पूछे तो मोहनजोदड़ो। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको फटाक से लिख लिया होगा आपने ने, और फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, 9वां स्थल दोस्तों आप लोग डालेंगे रोपड़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दोस्तों रोपड़। इसमें दोस्तों पहला स्थल आप पहला पॉइंट इसमें डालेंगे, यह भारत में स्थित यह भारत के पंजाब प्रांत में स्थित, यह भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पंजाब प्रांत में स्थित है। सतलज नदी किनारे स्थित है, बट उतना नहीं पूछेगा आपसे इसके बारे में, बस आपको ये जानना है कि ये भारत में, लिखना है तो सतलज नदी लिख लीजिएगा। ठीक है, यह भारत में भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, सेकंड दोस्तों इसमें उसके उत्खननकर्ता कौन है, इसके उत्खननकर्ता, तो दोस्तों इसके उत्खननकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। कौन है दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, ये इनके उत्खननकर्ता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां से याद रखना है, यहां से पालतू कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। दफनाए
जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोस्तों क्या है, जब हम लोग दोस्तों गुफकराल पढ़ते हैं, ये नवपाषाणकालीन स्थल है गुफकराल, तो वहाँ से भी दोस्तों क्या है मालिक के साथ कुत्ते को दफना जाने का साक्ष्य मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोस्तों जो नवपाषाणकालीन लोग थे उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है। अगर यही चीज़ में अगर तुम आप जब ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है, तो जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं या जो ब्रिटिश लोग हैं वो कहते हैं कि जो मेसोपोटामिया इसी के समकालीन एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया, उसके अनुकरण से दोस्तों क्या हुआ, इस सभ्यता का विकास हुआ है। बट वो सत्य नहीं है, वो लोग तो दोस्तों वैसे ही बोलते रहते हैं, कुछ भी फेंकते रहते हैं। तो हम दोस्तों क्या है एक कॉन्टिन्यूटी देखते हैं कि हमें गुफकराल से भी दोस्तों मालिक के साथ दोस्तों उसके कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, और हमें यहाँ भी मिल रहा है। तो दोस्तों क्या है वो कंटिन्यूटी है, नवपाषाणकालीन लोगों ने ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। ये दोस्तों उद्भव में एक पॉइंट है ये लिखने के लिए, अगर मेंस जैसे लिखते हैं यूपीपीसीएस है या दोस्तों यूपीएससी में जो मेंस है तो उस चीज़ में आपको लिखते हैं। यहाँ दोस्तों इतना डिटेल नहीं पूछाएगा। हाँ पूछ सकते हैं कि ये पूछेंगे दोस्तों कि पालतू कुत्ते के साथ मालिक को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ मिलता है, सॉरी दोस्तों, मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के साथ है तो दोस्तों रोपड़ में। ठीक है, जैसे हमने बताया दोस्तों चाहूदड़ों से क्या मिलता है दोस्तों, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिलता है। कैसे दोस्तों, ईंट पर उनके पंजे के निशान मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। तो रोपड़ के बारे में बस आपको इतना जानना था। हो गया ना दोस्तों, ये हो गया। देन अब हम चलते हैं दोस्तों 10वां स्थल, लास्ट स्थल इसके बारे में। मैंने फिर कहा दोस्तों स्थल आपको बहुत सारे 100 के 100 स्थल मैंने बताया दोस्तों उत्खनन हो चुके हैं, जिनके बारे में बस आपको 100 के बारे में नहीं पढ़ना, 10 ये मैंने जितने पढ़ाए हैं उतने के बारे में आप रिवीजन करते रहिए। आपको इन पेपरों में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 10वां दोस्तों जो है नौशारो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दोस्तों क्योंकि ये हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म में जो कुछ जैसे जो बहनें जो हमारी माताएं जो हैं वो सिंदूर लगाती हैं, है ना, लगाती हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों क्या है एक स्त्री की मण मूर्ति मिली है जिसमें दोस्तों अभी भी सिंदूर लगा हुआ, उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ मिला है। तो ये दोस्तों क्या है हमारी धर्म की कॉन्टिन्यूटी को दर्शा रहा है कि हमने दोस्तों क्या है कि भारत जो सिंधु घाटी सभ्यता ने हमारे धर्म को दोस्तों एक आधार प्रदान किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने देखो आपको जितने भी स्थल पढ़ाए हैं उनमें दोस्तों उनकी दोस्तों क्या है हमारे भारत में या पूरे विश्व को दोस्तों कुछ योगदान के थ्रू चीज़ें थी तो हमने उनको छुआ है, अदरवाइज को और स्थल नहीं पढ़े हमने। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी यूटिलिटी है, जिनकी उपयोगिता है, वही चीज़ें हमें एग्जामिनर हमसे पूछता है कि क्या हमको उन चीज़ों के बारे में पता है जो हमारे आगे जो जिन्होंने हमारे लिए इतिहास या हमारे लिए जो आधार प्रदान किया है उनके बारे में पता है ना, वही चीज़ें पूछता है। तो यह दोस्तों बस इसके बारे में इतना पता रहना चाहिए कि यह बलूचिस्तान में स्थित था या पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित था। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, इसके उत्खनन घर का माल में लिखना है, यहाँ से स्त्री की एक मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, मृण मतलब दोस्तों मिट्टी होती है, मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी मांग में अभी भी सिंदूर लगा है। यहां से स्त्री की एक मणिमूर्ति प्राप्त हुई जिसकी मांग में अभी भी सिंदूर लगा है। तो दोस्तों सिंदूर भरने की प्रथा तो दोस्तों आज भी हिंदू समाज में हमारे यहाँ है, स्त्रियां भरती हैं आज भी सुहाग के तौर पर, है ना। तो हमें दोस्तों क्या है वहां से, और दोस्तों मैंने आपको कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ दोस्तों स्त्रियों के संबंध में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ चीजें दिखाता हूँ, देखो कुछ दर्शन कराता हूँ। हमने दोस्तों क्या है यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन यानी दोस्तों मैंने बताया दोस्तों यहाँ से काजल है, कंघा है, ठीक है, और दोस्तों लिपस्टिक है। ये चीजें दोस्तों हमें कहाँ से मिली थी, मैंने दिखाया दोस्तों चाहूदड़ों में। तो हमको दोस्तों स्त्रियां दोस्तों श्रृंगार करती हुई दिख रही हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको सती प्रथा का भी प्रमाण दिखाया। 3 युगल समाधान दोथल से हमें प्राप्त हुए थे, कल की क्लास मैंने पढ़ाया था, जो दोस्तों सती प्रथा को की ओर इंगित करता है। दूसरी चीज़ दोस्तों में सती प्रथा का प्रमाण, जो बाद में हिंदू समाज में हमें देखने को मिला है दोस्तों। प्राचीन काल में हमें कई जगह पे सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। जैसे पहली बार जो अभिलेखीय जो प्रमाण मिलता है वो है दोस्तों एरण अभिलेख, है ना, 510 ईस्वी का है, जो भानुगुप्त के शासनकाल का है। गुप्तकालीन जो राजा थे उनमें दोस्तों भानुगुप्त एक राजा था, उसी के शासनकाल में दोस्तों 510 ईस्वी में एरण अभिलेख मिलता है, जिसमें दोस्तों वहाँ के मतलब उस राजा के प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी ने दोस्तों क्या हुआ था, सती हुई थी। तो वहाँ से पहली बार दोस्तों हमको अभिलेखीय साक्ष्य रूप में प्रमाण मिलता है। हालांकि वेदों और स्मृतियों में दोस्तों हमें बहुत पहले से दोस्तों क्या है वेदों में नहीं दोस्तों, स्मृतियों में हमें बहुत पहले से सती प्रथा का प्रमाण मिलने लगता है। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रमाण और रंग सिंदूर दोस्तों लगाना, ये सब चीज़ें क्या है, ये आज भी हमारे मालूम आज भी हमारे हिंदू समाज में है विकसित, आज भी है हमारे यहाँ प्रथा। हालांकि सती प्रथा खत्म हो गई बाद में 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के बहुत से प्रयासों में, तो के बाद दोस्तों विलियम बेंटिक ने ये सारी चीज़ें खत्म कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो स्त्री संबंधित थी, मैंने बताया। तो हो सकता है कि दोस्तों आपसे इससे संबंधित सीधे इंगेट करके कोई क्वेश्चन पूछे, तो आपको याद रहना चाहिए क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ मिली हैं। ठीक है, तो ये 10 दोस्तों स्थल थे जो मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको स्थलों के बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि जैसे आप अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों आप अपने वही कहते हैं ना, यात्रीगण अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, क्योंकि दोस्तों वो अपने सामान खोने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो वैसे ही दोस्तों आप लोग भी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा सेशन था। और दोस्तों सिंधु घाटी सप्ताह में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। दोस्तों देखो मैं बता दूं, पतन वाला टॉपिक छूटा है, तो पतन का क्वेश्चन आपके इस यूपीपी वीडियो पेट में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो कंट्रोवर्सी है, और कंट्रोवर्सी पे दोस्तों क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ आर्यों के हमले के कारण हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जैसे मैं बता, लिखना है तो ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं पतन में दोस्तों, और फिर लिखें बाढ़ के कारण। तो कौन कौन बता रहा है, तो जैसे मार्शल है, मैके हैं, है ना, ये दोस्तों क्या कहते हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं दोस्तों आर्यों के हमले के पीछे, तो कहते हैं कुछ जैसे गार्डन चाइल्ड है एवं मार्टिमर विलर है, ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो आर्यों के हमले के कारण हुआ है। इसी तरह दोस्तों जलवायु परिवर्तन के पीछे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया, तो उसके पीछे कौन कौन है, तो जैसे आरएन स्टाइल है, ऑरल स्टाइन है। ठीक है दोस्तों, अमलानंद घोष है, जिन्होंने कहा है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता, जिसमें दोस्तों मार्शल का नाम बहुत मुख्य रूप से उभर कर आता है, जो कहते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता के कारण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये दोस्तों पतन के लिए रिलेटेड स्टोरी है। बट मैं आपको बता दूं, पतन पे इतना फोकस मत करिएगा, आप सीधे नाम एक तरफ कारण देख लीजिएगा और एक तरफ इतिहासकार बता दी कौन कह रहा है, बस हो गया। जो मैंने अभी बताया उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ तक कि आज हमारा क्लास है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास आज खत्म होता है, अगली क्लास हम लोग वैदिक सभ्यता की पढ़ेंगे तब। ठीक है, और मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगी, आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों जब अगर वीडियो को समझ में आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों दूसरों को शेयर करने बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप से करते रहें दोस्तों, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा बस प्रयास करें, अपने उंगलियों को थोड़ा कष्ट दें। अगर जिन्होंने रेड बटन प्रेस नहीं किया तो रेड बटन प्रेस कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा दें कि ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए दोस्तों तब कल मिलते हैं। और दोस्तों आप लोग को फिर से दोस्तों 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।